हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेडुअल हिस्ट्री कर रहे हैं। मेडुअल हिस्ट्री में भक्ति मूवमेंट हमने कल कर लिया था। सूफी मूवमेंट की कुछ क्वेश्चंस ऐसे बचे हैं जो हम लोग को कर लेना चाहिए, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो पहली बात की आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सूफी मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। इसी के साथ आज ही हम लोग मुगल पीरियड भी स्टार्ट कर देंगे। मुगल भी आज ही हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत क्लियर अपने स्क्रीन पे देखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो अपने आप को तैयार रखना है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि सर क्लास करने का बेस्ट वे क्या होगा इस क्लास को। तो मैं एक बात बोलूँ तो आप लोग एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बना लो, ठीक है, और क्लासेस सुनते चलो। मान लो कि मैं 15 फैक्ट्स बता रहा हूँ तो हो सकता है आपको 10 बताओ, तो जो 5 फैक्ट्स नहीं बताओ ऐसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है ना, तो ऐसे लिख दो सूफी मूवमेंट, सूफी आंदोलन। ठीक, अब 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सूफी आंदोलन से फैक्ट ऐसे ही बना लो। यहाँ पे जो भी फैक्ट्स लगे, सूफी आंदोलन का ये फैक्ट, सूफी आंदोलन का ये फैक्ट, सूफी आंदोलन का ये फैक्ट। ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। अब मान लो कि आपको क्या करना है, जब रिवीजन का टाइम रहेगा तो बस वो नोट्स आपको रिवीजन कर लेना रहेगा। चलो हम लोग आते हैं अपने काम पे। और एक बात मैं बोलूँ, आप लोग बड़ी वाली जो घटना चक्र है, जो फुल घटना चक्र है, मेरे पैरेलली मैं तो कहूँगा उसको आप लोग को करना है। तो साथ ही साथ आप लोग जो बड़ी वाली घटना चक्र है आप उसे कंप्लीट कर दोगे। तो ये बड़ी वाली घटना चक्र यानी ये वाली घटना चक्र, ठीक है, इसको आप लोग क्या करना है कि इसको पैरेलल से, अब इसमें क्या है, इनिशियली आप जाओगे तो शुरू में टॉपिक लिखा है, आप सीधे पता करोगे सूफी मूवमेंट सर पढ़ा रहे हैं, तो सूफी मूवमेंट यहाँ पे पेज नंबर इतना से पढ़ना मुझे स्टार्ट कर देना है। आप देखोगे जो पैरेलली ये घटना चक्र कर रहा होगा, अराउंड 250 पेज के करीब में हमने इस घटना चक्र का पढ़ लिया है। ठीक है, तो बेटर होगा कि आप बड़ी वाली घटना चक्र पॉलिटी वाले क्या करते चलो, इसका स्टेम करते चलो। विश्वास रखो कि अगस्त लास्ट आते आते आपकी कम से कम 4 बड़ी घटना चक्र खत्म हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम कम से कम 4, जहां से घटना चक्र से कम क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, आपकी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। मिनिमम इतने क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, या इकोनॉमिक्स से कुछ और कर लेंगे जो अगली कोई घटना चक्र इंपॉर्टेंट रहे, जनरल साइंस कर लेंगे। तो बेटर है कि आप इन जगहों पे काम करें। चलो हम लोग आते हैं अपने कंटेंट पे। क्वेश्चन 2023 में क्या, 23वां नंबर क्या है, 23वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में चिश्ती सूफी मत को स्थापित किसने किया। ठीक है, चिश्ती सूफी मत को स्थापित किसने किया। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे। तो भारत में चिश्ती सूफी मत को तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने स्थापित किया था, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि रिसेंट में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ के आया है कि चिश्तिया सूफी मत का संस्थापक कौन है, तो अगर आपसे ये पूछे कि चिश्तिया सूफी मत का संस्थापक कौन है, तो 2 पर्सनालिटीज हैं। एक पर्सनालिटी है ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल, ठीक है, यानी अब्दाल नाम रखना दिमाग में, केवल अब्दाल टर्म रखना, अब्दाल। और ऊपर देखोगे एक नाम लिखा है अबू इस्तेहाक समी चिश्ती, ये 2 लोग मिलके, तो एक नाम रखना दिमाग में रखना इस्तेहाक, एक रखना अब्दाल। तो इस्तेहाक और अब्दाल इन लोगों ने बेसिकली इसकी नींव रखी है। ठीक है, इसहाक और अब्दाल। पेपर में मान ली जो मेनली जो फेमस है वो अब्दाल है, मेन भूमिका किसकी है, संस्थापक में भी अब्दाल की है। ठीक, तो ये दिमाग में रखना है आप लोग के संस्थापक का नाम। अब आ जाओ, यहां से हम लोग आते हैं भारत में। लेकिन चिश्ती सूफी जो सिलसिला है उसको स्थापित किसने किया, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन के जो गुरु थे उनका नाम है ख्वाजा उस्मान हरूनी, और ख्वाजा उस्मान हरूनी इनके शिष्य गुरु हैं। ये भी पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। ठीक है, ये भी पीटी में क्वेश्चन बन गया। अब देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा कि वो इनके गुरु का नाम क्या है, ख्वाजा उस्मान हरूनी, के वे ख्वाजा उस्मान हरूनी चिश्ती के शिष्य थे। यहाँ पे मैंने यही बात बताया कि इनके गुरु का नाम क्या था, ख्वाजा उस्मान हरूनी था। तो ये बात क्लियर। यहाँ पे 3 फैक्ट में देखेंगे, हालांकि ये जो गुरु वाला फैक्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन दिया था वो, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी क्वेश्चन बन के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, देखो, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिख धर्म के आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। तो अगर हम लोग देखेंगे कि आदि ग्रंथ में किसके विचारों को संकलित किया गया है, तो बाबा फरीरुद्दीन गंज ए सकर, बाबा फरीरुद्दीन गंज ए सकर इनका नाम था। इनकी जो विचार थे उनको आदि ग्रंथ में शामिल किया गया, इनके थॉट्स को, इनकी जो आइडियाज हैं उसको आदि ग्रंथ में शामिल किया गया। गंज सकर के बारे में इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि ये बलबन के दामाद माने जाते हैं। ध्यान रखना, ये बलबन के क्या माने जाते हैं, ये बलबन के दामाद माने जाते हैं। बाबा फरीरुद्दीन गंज सकर के शिष्य थे,
शेख निजामुद्दीन औलिया इनके शिष्य थे, ना कि ठीक है, दिमाग रखना। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे सगर के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया की जो मजार है, ठीक है, वो कहाँ पे, दिल्ली में है, यानी इनका संबंध कहाँ से था, दिल्ली में। 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है कि शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य का नाम है अमीर खुसरो। हमको पता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया वही पर्सनालिटी हैं जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है, 7 सुल्तानों का शासन देखा है। ओके, दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। यहाँ पे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम लिखा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ही याद में कुतुब मीनार बना हुआ है, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। अब चलो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कोई एक फैक्ट जो इंपॉर्टेंट लगे आपको वो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि फरीदुद्दीन गंज ए सकर इनकी जो थॉट्स हैं वो कहाँ लिखी गई हैं, आदि ग्रंथ में लिखी गई हैं। ये बलबन के दामाद थे। इनके शिष्य का नाम शेख निजामुद्दीन औलिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य का नाम अमीर खुसरो था। शेख निजामुद्दीन औलिया हो, अमीर खुसरो हो, दोनों लोगों ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है, ठीक है। इनकी कब्रगाह कहाँ पे, गियासपुर दिल्ली में है, ठीक। ये सारी बातें हम लोगों ने एक साथ देख लिया। अब आते हैं, ठीक है। देखो शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया को एक बात और भी बोली जाती है, इनको सुल्तान उल औलिया कहते थे, यानी ठीक है, औलियों का सुल्तान, ठीक है, औलियों का राजा या सुल्तान इनको कहा जाता था, सुल्तान उल औलिया। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक टाइटल इनको दिया जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। तो शेख निजामुद्दीन औलिया संबंधित एक फैक्ट और पता चल गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनकी दरगाह, इनकी जो, ठीक है, कब्रगाह है, दरगाह है, वो कहाँ पे स्थित है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा गियासपुर, नहीं दिल्ली में, ठीक है। इन 1325 में इसकी इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पे आओ, यहाँ भी क्या कर रहा है, शेख निजामुद्दीन औलिया के ही मकबरे को क्या कर रहा है, गलत मिला है, अजमेर बोल रहा है। कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। क्वेश्चन क्या था, कौन सुमेलित नहीं है, आंसर मिल गया इजली डी। यहाँ पे 3 पर्सनालिटीज के मकबरे यानी सही दिए हैं। कौन क्या है, अकबर का मकबरा कहाँ पे है, सिकंदरा में। अभी अकबर के बारे में डिटेल में लोग पढ़ने वाले हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। जहांगीर, अब बताओ जहांगीर किसका पुत्र था, ठीक है। शाहदरा में कहाँ पे इनकी कब्रगाह है, शाहदरा में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो फतेहपुर सिकरी में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो सही हैं ये पीटी के, ये याद कर जाओ। सेपरेटली क्वेश्चन बना दे या कल को मैथ दी कॉलम में बना दे, ठीक है। इनमें से कोई एक सेम क्वेश्चन बना दे, बस इस बार सही नहीं क्या करे, जहांगीर के मकबरे को कर दे, ठीक। तो ये पीटी के फैक्ट्स याद कर जाना है। नेक्स्ट आइए, करेक्ट, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही। तो देखो चाहे महबूब ए इलाही की बात हो या सुल्तानुल औलिया की बात हो, ठीक है, ध्यान रखना है। कौन कहलाता था, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का ये नाम था। महबूब ए इलाही का मतलब होता था कि ईश्वर का प्यारा, ईश्वर का प्रिय। जैसे देवानाम प्रिय की टाइटल किसने लिया था, बताओ इस हिसाब से देवानाम प्रिय की टाइटल किसने लिया था, तो ईश्वर का प्यारा या ईश्वर का प्रिय कहा जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया का। इनकी टाइटल को पीटी में दिमाग में रखना, ठीक है। लगातार फैक्ट्स इनके बारे में हम लोग देखते चले आ रहे हैं, ठीक है, लगातार फैक्ट्स इनके बारे में देखते चले आ रहे हैं, ठीक। ये बातें हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान रखना कि जैसे जो सूफी मूवमेंट चला था ना, जो सूफी आंदोलन चला था, तो चिश्ती सिलसिला क्या है, उसका एक मतलब चिश्ती जो है उसका एक सिलसिला है, कई सारे सिलसिलों ने, ठीक है, आगे बढ़ाया था सूफी मूवमेंट को। उसमें चिश्ती सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। इसी तरीके से आप देखोगे एक सुहरावर्दी सिलसिला आता है, कादरी सिलसिला आता है, नक्शबंदिया सिलसिला आता है। आप बताओ सभी सिलसिलों में किसको मतलब कट्टर सिलसिले के तौर पे देखा जाता है, मतलब जैसे होता है ना व्यूज़ के एक सत्तारी सिलसिला आता है, तो किस सिलसिले को मतलब हम लोग थोड़ा सा कट्टर नज़र से देखते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें आपको लगेगा कि कट्टर टर्म्स थोड़ा अजीब हो जा रहा है, मतलब सारे से दृष्टिकोण थोड़ा सा स्ट्रिक्ट दृष्टिकोण की, यार मतलब आपको ये नहीं करना है, इस हिसाब से करना है, इस हिसाब से, समझना, मतलब होता ना कि जो रिलीजियस बुक्स हैं उन टेक्स्ट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इस टाइप का। पेपर में क्वेश्चन क्योंकि आया हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिर से क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर क्या करा, शेख निजामुद्दीन औलिया। फिर शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ मैच करा रहा है, मुल्तान से मैच करा रहा है। अभी हमने जस्ट पूरा कहाँ पे, गियासपुर दिल्ली, गियासपुर दिल्ली जस्ट पढ़ा है, तो भैया डी नंबर ऑप्शन। अब 3 लोग के मकबरे ऊपर हमने देखे, किसके, जहांगीर का मकबरा देखा, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में बताओ।
अकबर का मकबरा देखा, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, इसके बाद से शेख निजामुद्दीन औलिया का तो खैर हमने देख लिया। एक और पर्सनालिटी कौन थे, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा हमने देखा। अब यहाँ पे देखो क्या है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो भैया ये एक मिल गया आपको, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है, पीटी में, अजमेर में। अच्छा, तो इसके पहले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपको कुछ पता है? मैंने यहाँ पे क्या बोला था, तो भैया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में एक फैक्ट बताओ, एक पीटी का फैक्ट। तो यहाँ पे एटलीस्ट इनकी दरगाह आपको पता चल गई कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, अजमेर में। ये तो बोला था कि भाई कोई एक फैक्ट बताओ आप लोग इनके बारे में। इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। आइए नेक्स्ट। ठीक है, एक सूफी संत है जिनके नाम में गरीब है, शेख, ठीक है, बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है, अब देखो शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो हैं, इनका जो मकबरा वो कहाँ पे, दौलताबाद में। तो पर्सनालिटी के नाम में गरीब है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे इनका मकबरा है वो अमीर है, दौलत वाला है। ठीक है, तो गरीब और दौलत ऐसे मैच कराना है। ठीक, शेख मोहम्मद हुसैनी, शेख मोहम्मद हुसैनी का दरगाह गुलबर्गा है। अब बताओ गुलबर्गा, अभी कल की क्लास में मैंने बताया, कल की क्लास में ना, हाँ, कहाँ की राजधानी थी? जब दक्कनी क्षेत्र पढ़ाया वहां पे पढ़ाया हूं, कहाँ की राजधानी थी? अब बताओ, लो क्वेश्चन। अब ये कमेंट जब आप लोग करोगे मीन्स आपने क्लासेस को बहुत बढ़िया तरीके से नोट करते हुए चले होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आई कह रहा है कि निम्नलिखित में किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से जानते थे? अब क्या सोचोगे आप लोग? आप लोग ये सोचोगे भाई कि दिल्ली में कौन, किसकी दरगाह होगी, दिल्ली में कौन बहुत एक्टिव रहा होगा, तो आप किसको सोचोगे? ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, और हो जाओगे गलत। ठीक है, यानी अब बताओ, तो यहाँ पे दिमाग रखना है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिमाग रखना है, यहाँ पे जो नासिरुद्दीन का नाम लिखा हुआ है ये इसके राइट आंसर है। नासिरुद्दीन के बारे में इनको चिरागे दिल्ली के नाम से जानते थे, ये टाइटल था इनका, इनकी टाइटल क्या थी, चिरागे दिल्ली। ठीक है, दिल्ली या दिल्ली का चिराग के नाम से जानते थे ये। ठीक है, जो निजामुद्दीन औलिया थे उन्हीं के शिष्य थे ये। ठीक है, नासिरुद्दीन क्या है, निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। ठीक है, ओके, ये फैक्ट्स हो गया। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि शेखुल हिंद की पदवी किसने धारण की? ठीक है, ये टाइटल किसने धारण की है, शेखुल हिंद की। तो लगातार हम लोग ये टाइटल्स देखते आ रहे हैं। ठीक, अब देखो शेख उल हिंद, ठीक है, यानी ऐसा लग रहा है हिंद का शेख है। ठीक है, अब समझो जिस पर्सनालिटी को दी गई वो एक लंबे समय तक अरब में भी निवास करते हैं, अरब में ही इनको शेख उल हिंद की टाइटल दी जाती है, बाद में ये भारत आ जाते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती लंबे समय तक अरब में रहते हैं, बाद में वो यहाँ लौटते हैं, उनको शेख उल हिंद की टाइटल दी जाती है। ठीक है, ठीक, इन्हीं शेख सलीम चिश्ती के नाम पे देखोगे अकबर क्या है, आगरा के पास एक फतेहपुर सीकरी, यहाँ पे दिमाग रखना, यहाँ पे देखो लिखा भी होगा। ठीक है, कह रहा कि वो भारत लौटे, सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे। अकबर ने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का इसको रूप दिया। ठीक है, ये आते हैं तो सीकरी नामक लोकेशन पे आगरा के पास रहना स्टार्ट करते हैं, बाद में इसी को फतेहपुर सीकरी के नाम से अकबर डेवलप करता है, फतेहपुर सीकरी के नाम से डेवलप करता है अकबर। ठीक है, अब एक बार पेपर में क्वेश्चन देखो आया हुआ है, थोड़ा जब बड़ा वाला घटना चक्र पढ़ोगे वहां पे मिलेगा। स्टेटमेंट था कि, और ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि औरंगजेब वाज अ कंटेम्पोररी ऑफ शेख सलीम चिश्ती। ध्यान देना, कंटेम्पोररी का मतलब होता है समकालीन, समकालीन। तो क्वेश्चन ये है कि क्या शेख सलीम चिश्ती के समकालीन थे कौन, औरंगजेब? क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं यहां पे। तो आंसर है नहीं, अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा कि भाई शेख सलीम चिश्ती जिनको एक टाइटल मिली हुई है, उस टाइटल का नाम क्या है, शेख उल हिंद। इनको शेख उल हिंद की टाइटल मिली है, और ये अकबर इनके कंटेम्पोररी जो पर्सनालिटी है उनका नाम क्या है, अकबर है। ठीक है, तो यानी ये स्टेटमेंट क्या था, ये स्टेटमेंट गलत था। ये पेपर में क्वेश्चन बन के ऑलरेडी आया हुआ है, दिमाग रखना। अकबर इनके क्या हैं, कंटेम्पोररी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए,
ऐसे मैंने कुछ कुछ वैल्यूडेशन की, देखिए मैं बड़ी वाली घटना चक्र भी पैरेलली पढ़ता रहता हूँ, बल्कि मैं वैल्यूडेशन वहीं से करके आता हूँ, ठीक है, ताकि और बेटर जो फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रखे जा सके, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितनी भी सिलसिले हैं, चलो सुहरावर्दिया सिलसिला हो, कादरिया सिलसिला हो, चिश्तिया सिलसिला हो, नक्शबंदिया सिलसिला हो, ठीक है, ठीक। जैसे नक्शबंदिया सिलसिला अगर मैं बताऊं आपको, तो नक्शबंदिया सिलसिले की जो स्थापना किए थे वो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी किए थे। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, तो इन्हीं के नाम पे इस सिलसिले को हम लोग क्या कहते हैं भाई, नक्शबंदिया सिलसिला कहते हैं, ठीक है। अब देखो चिश्तिया सिलसिला, सॉरी जो कादरिया सिलसिला, चिश्ती सिलसिले के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। कादरिया सिलसिला, कादरी सिलसिले की जो स्थापना है उनको नाम है अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब चाहो तो सोहरावर्दिया सिलसिला का गूगल करके, नहीं भी याद होगा तो कहीं से कमेंट कर लो, ठीक है, ये दिमाग रखना। अब यहाँ पे पूछा कि भाई कौन सी पर्सनालिटी का संबंध किस सिलसिले से था, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो नाम में ही चिश्ती लिखा हुआ है, तो भैया चिश्तिया से तो पहले मिला दो, सीधी सी बात। तो भाई ए का 3 तो डायरेक्ट मिला, 2013 में क्वेश्चन आया था, ए का 3 डायरेक्ट मिलाओ, कुछ सोचना नहीं, आंसर आ गया। सोचो, कुछ भी सोचना नहीं, ये तो मतलब आयोग ने मेंस में एक ऐसा क्वेश्चन दिया था कि जो शायद ही कोई गलत किया हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से चिश्तिया मिलाएगा और आंसर निकल आएगा। अब जब आंसर निकल आया तो बाकी का देखो, जो शेख अहमद सरहिंदी थे, ये नक्शबंदिया सिलसिले से इनका संबंध हुआ करता था, ठीक है, नक्शबंदिया सिलसिले से इनका संबंध था। अब हम लोग देखेंगे आगे, दारा सिको का संबंध आपके कादरिया सिलसिले से था, शेख शहाबुद्दीन का संबंध आपके सोहरावर्दिया सिलसिले से था, ठीक है, तो ये हो गया दारा सिको कादरिया। अच्छा कोई बताएगा औरंगजेब का संबंध किस सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध शायद ऊपर कहीं लिखा भी होगा मैं, ठीक है, ये था, ये नहीं, ठीक, औरंगजेब का संबंध किस सिलसिले था आप लोग बता दो, ठीक है। नक्शबंदिया सिलसिला ये कैसा सिलसिला था जिसके बारे में बता दूं कि ये म्यूजिक का विरोध करता था। नक्शबंदिया सिलसिला यही सबसे कट्टर सिलसिला माना जाता है, ठीक है, ये म्यूजिक का विरोध करता था, ठीक है, और औरंगजेब इसी सिलसिले का फॉलोवर था। औरंगजेब इसी सिलसिले का क्या था? फॉलोवर था, ओके, इसी सिलसिले का फॉलोवर था। अब ये चीजें हम लोग समझ गए, इतना चीजें। आगे देखो ऊपर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड, ठीक है, पुराण स्वाज, ठीक है, तो भैया वो कौन सा पहला मुस्लिम था जिसने पुराणों का क्या किया था? अध्ययन किया था। एक तो क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन मार्क, आंसर कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सूफीज में ऐसा था जो अगेंस्ट था म्यूजिक के? तो ये तो मैंने बता दिया कि भैया ये नक्शबंदिया था, नक्शबंदिया, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हठ योग के संदर्भ में। देखो सूफी मत के लोग हठ योग को अपनाते थे। यूट्यूब पे आपको हठ योगी मिल जाएंगे, वो एक टारगेट डिसाइड कर लेंगे, मतलब हठ योगियों की तरह अगर आपके अंदर हट आ जाए ना तो रिजल्ट हुआ एकदम बहुत आसान है। मतलब आप यूट्यूब पे देखोगे कई सारे लोग मतलब वो कांटा में बैठ के ठाने हैं कि मतलब हम 1 साल तक तपस्या करेंगे और हमारा ये टारगेट है, ठीक। तो कह कि हठ योग नामपंथियों द्वारा अपनाया गया था, तो बिल्कुल सही बात है। नामपंथ शैव धर्म से संबंधित एक पंथ है, ठीक है। अभी वर्तमान में इसको लीड करते हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक। हठ योग क्रिया को सूफियों द्वारा भी अपनाया गया था, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट का संबंध सही है, ठीक है, दोनों सही है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखोगे, यहां से दिख रहा है, कह रहा है कि जो सत्तारी सिलसिला है, सत्तारी सिलसिले के संत थे, सूफी संत थे, उनका नाम था शाह मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस, या सिंपली समझो मोहम्मद गौस देखेंगे, ठीक है।
इनका पूरा नाम था शाह मोहम्मद गौस ग्वालियरी, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है बहर अल हयात, बहर अल हयात। इसमें हठ योग से संबंधित कई सारी क्रियाओं का चित्रण किया गया है, ठीक है। तो एक तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कल को मान लो कि सूफी संत से मैच कराने के लिए आ जाए, तो 47 सिलसिले का मैच किसका हो गया, सूफी संत मोहम्मद गौस से। इनकी एक पुस्तक है, नाम क्या है, बहर अल हयात, जिसमें हठ योग से संबंधित कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। आते हैं, कह रहा निम्नलिखित संतों में से आप बताओ, ठीक है, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे। भैया रसखान के बारे में तो पहले आपने पढ़ लिया, तो रसखान तो थे नहीं, ये भक्ति मूवमेंट के संत हैं। आ जाओ, इसके बाद से रहीम, अब 4 काटो पहले 4 काट दो, 3 तो क्लियर सही है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ये भी सही है, तो 2 और 3 अभी जस्ट पढ़ रहे हैं। रहीम भी आपके सूफी संत नहीं है, वरना रहीम भी आपके सूफी संत नहीं है, ठीक। बाकी लोग हैं। यहाँ पे रसखान की एक पुस्तक का नाम लिखा है एक्सप्लेनेशन में, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका इनकी बुक के बारे में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, शायद आगे मिले या हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ तो ऐसा दिमाग में आ रहा है। प्रेम वाटिका के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन बन के आया हुआ है, ठीक है। रसखान का संबंध आप देखो कि यहाँ पे देखो लिखा है कि रहीम और रसखान मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के पवित्र कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, कह रहा निम्नलिखित सूफीवाद और सिलसिलों में से कौन संगीत के विरोध में था, ऑलरेडी हमने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण को कौन औलिया के रूप में देखता था, ठीक है, तो शाह मोहम्मद गौस के द्वारा कृष्ण को औलिया के रूप में देखा जाता था। शाह मोहम्मद गौस के बारे में मैंने आपको बताया कि भैया ये क्या थे, ये 47 सिलसिले से इनका संबंध था। शाह मोहम्मद गौस का 47 सिलसिले से। हठ योग के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हठ योग के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। तो देखो जो उलेमा टर्म्स है ना, उलेमा हम लोग किसको कहते हैं, जो इस्लामिक कानून के जानकार होते हैं, ठीक है। तो यानी धार्मिक, ये रिलीजियस लॉस के जानकार होते हैं, रिलीजियस लॉज यानी इस्लामिक कानून की ये जानकार होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। तो इसका आंसर है उलेमा। उलेमास का संबंध सूफीवाद से नहीं है। खानका, समा और शेख, इन तीनों का संबंध सूफीवाद से है। आगे कह रहा कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की दरगाह पर मेला कहाँ लगा। तो देवा शरीफ, देवा शरीफ को इसलिए कहा जाता है कि अगर गंगा जमुनी तहजीब देखनी है तो देवा शरीफ में देखिए। यहाँ पे ईयरली देवा शरीफ कहाँ पे स्थित है, तो बाराबंकी में। बाराबंकी में क्या है, मजार है किसकी, हाजी वारिस अली शाह की। तो पेटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है, कि देवा शरीफ, बाराबंकी के देवा शरीफ में किसकी मजार पर मेला लगता है ईयरली, तो हाजी वारिस अली शाह की, ठीक है। नेक्स्ट है, ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। तो भैया ये तो सबको पता है, ईसा मसीह को उस दिन सीढ़ी पर चढ़ाया गया था, इसलिए। इसी के साथ आपकी ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हमने 23 से स्टार्ट किया, 38 तक गए। अब तक हमने टोटल 15 क्वेश्चन सूफी मत के ऊपर बेस्ड था, टोटल 15 क्वेश्चन। अराउंड फैक्ट्स को जिसको देखोगे हमने किया, तो अराउंड हमको लगता है कि हमने 22 प्लस फैक्ट तो हमने आराम से देख लिया, मतलब और भी एडिशनल 3-4 फैक्ट्स तो मैंने एडिशनल मिनिमम कराए होंगे, एक्सप्लेनेशन से हटके भी कराए, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट थे वही, बहुत ज़्यादा नहीं। अब देखो मुगल डायनेस्टी के बारे में देखो, दिल्ली सल्तनत का पता होगी, मैंने आपको पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बताया, ठीक है। पानीपत का प्रथम, एक बार मैं आपको बाबर समझाता हूँ, ठीक है। एक वीडियो मैंने बनाया भी है, हो सकता हो कि आप लोग के हाथ में लग गया हो, ठीक है। वो ग्रीन स्क्रीन पे बनाया था, तो वो एडिट होकर आपके पास जाएगा। अभी हम लोग इसको समझते हैं। बाबर हम लोग पढ़ेंगे, बाबर ने क्या किया था, मुगल काल की नींव रखी थी। अब देखो ये पर्सनालिटी स्क्रीन पे मैंने विकिपीडिया से डाउनलोड किया इनकी फोटो भाई, ठीक है। ये भाई साहब बाबर है। अब देखिए बाबर 11 वर्ष की आयु में फरगना में इनकी पिताजी का शासन था और उनकी हो जाती है डेथ। 11 वर्ष का लड़का क्या होता है, फरगना की गद्दी पर आ जाता है। अब ये गद्दी पे बैठा, अब 11 वर्ष का लड़का क्या शासन चलाएगा, तो जाहिर सी बात है दरबारी षड्यंत्र का शिकार हो जाता है, ठीक है। यानी बाबर का कान भरेगा, भाई ये वाला बढ़िया इंसान है, ये बढ़िया इंसान नहीं है, ये बढ़िया इंसान है, ये बढ़िया इंसान नहीं है। तो होता क्या है, बाबर के दिमाग में था कि हमको समरकंद जीतना है, लेकिन वो समरकंद जीत नहीं पाता है। समरकंद आज की उज्बेकिस्तान में स्थित है। फरगना आप लोग बता सकते हो कहां पर स्थित है, ठीक है। ये मैपिंग दिखा दिया।
अब बाबर के दिमाग में क्या आता है कि भाई हमको समरकंद जीतना, लेकिन जीत नहीं पाता है। इसी बीच में बाबर के साथ एक ट्रेजेडी क्या होगी, 1501 में उज्बेक थे, उनका नाम था सैबानी खां, ध्यान रखना उनका नाम क्या था, सैबानी खां। सैबानी क्या करेंगे, बाबर पे अटैक कर देंगे और बाबर ये लड़ाई क्या करेगा, सैबानी खां से हार भी जाएगा। इस युद्ध का जो नाम है वो है सरे पुल का युद्ध। तो सरे पुल का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो बाबर और सैबानी खां के बीच में। प्रथम बार बाबर की मुलाकात यहीं पे तुलुगमा युद्ध नीति से होती है, जिस युद्ध नीति का प्रयोग करके सैबानी खां ने विक्ट्री प्राप्त की थी। तुलुगमा युद्ध नीति सामान्यता समझो, ये एक रक्षा प्राचीर की एक ऐसी संधि नीति थी जिसमें आगे क्या किया जाता था, मतलब कि ऐसे दो बेल्ट में, ठीक है, और एक आर्मी रहती थी, बीच में एक आर्मी रहती थी जो छिपी रहती थी, इसके बाद यहाँ पे राजा रहता था, पीछे आर्मी रहती थी, ठीक है, पीछे आर्मी रहती थी, ये भी तोप चुप फला डमका रहते थे। और ये जो रक्षा प्राचीर है ये बैलगाड़ी का बना हुआ था, बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों का, और मतलब इसके थ्रू वो तोप बड़े बड़े खींच के लेके आते हैं, बहुत सारी यूजेस रहती। और उस बैलगाड़ियों को किसी चेन के थ्रू कई जगह मिलती हैं कि चमड़े की रस्सियों से उन बैलगाड़ियों को आपस में बांध दिया जाता था, ताकि दुश्मन प्रहार करे तो बैलगाड़ी छटक ना जाए कहीं, ठीक है, वो बध ही रहे एक दूसरे के बाद, मजबूती के साथ खड़े रहे। तो होता क्या था कि अब बीच में मान लो जगह है, तो अब इसी जगह से एक बैग आर्मी बाहर निकलती थी, सामने वाले पे प्रहार करती थी, प्रहार करके वापस अपनी जगह पे जाती थी, बैलगाड़ी एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। तो सामने वाली शत्रु सेना कभी समझ ही नहीं पाती थी कि भैया हमला कहाँ से हो रहा है। जब तक वो समझते थे तब तक कई लोग की क्षति, एक बार आए अचानक मार किए, 5000 लोग निपट गए, पीछे आ गए, समझ ही नहीं पाते। जब तक प्लान बना रहे थे तो सेना पीछे। तो इसी तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया बाबर ने भारत में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट। 1524 आते आते भारत में भी या दिल्ली में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो विपरीत हो चुकी थी। आलम खां जो कि चाचा थे किसके, इब्राहिम लोदी के, इस वक्त चाचा वर्सेस भतीजा हो जाता है, ठीक है। और दौलत खां, यहां पे परिवार की लड़ाई स्टार्ट होगी। परिवार की लड़ाई जब भी स्टार्ट होगी परिवार खत्म कर देगी, सीधी सी बात है। अगली बात है दौलत खां। दौलत खां पंजाब का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। ये इब्राहिम लोदी से जुड़ा हुआ था। इब्राहिम लोदी बोलता है कि ये काम करो दौलत खां, हाजिर हो, तुमको गरीब खां बना देते हैं। दौलत खां बोलेगा आपकी पागल नहीं है, नहीं हाजिर होंगे। ये अपना एक संदेश वाहक भेजेगा बाबर के पास, बोलेगा कि काम करो, दौलत खां का सपोर्ट है, आलम खां का अंदर से सपोर्ट है, और ये इसको निपटा दो इब्राहिम लोदी को। बाबर भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था। इन 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम वार करेगा, इब्राहिम लोदी को निपटाएगा और यहीं से मुगल डायनेस्टी की नींव रखेगा, मुगल काल का नींव रखेगा, ठीक है। तो मुगल काल का नींव कैसे पड़ा ये आप लोग समझ गए। यहीं से आप एक हमारा क्वेश्चन उठा लीजिए कि बाबर की अगर हम लोग वंश की बात करें तो बाबर का संबंध तैमूर से भी था और चंगेज खां से भी था। तो तैमूर के वंश से उसका कौन सी पीढ़ी थी, तीसरी, चौथी, पांचवी, या और चंगेज खां की तरफ से कौन सी पीढ़ी थी, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, कौन सी पीढ़ी थी, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आओ क्वेश्चन पे। कह रहा कि मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे, ठीक है। तो अगर मुगल देखो, ये चगताई तुर्क थे, ये इंपॉर्टेंट रखना, ये चगताई तुर्क थे, फैक्ट ही सीधा याद कर जाओ, ये चगताई तुर्क हुआ करते थे, ठीक है। बाबर का संबंध यूसुफ जाही जाति से था, ध्यान देना, यूसुफ जाही जाति से था, ठीक है। और सॉरी, यहां पे गलती हो गई है, यूसुफ जाही जात के लोगों को उसने पराजित किया था, ठीक है। ये एक फैक्ट दिमाग रखना, अभी जस्ट मुंह से गलती से निकल गया है। पानीपत का युद्ध लड़ने के पहले वो यूसुफ जाही जाति के लोगों को हराया था, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ये एक फैक्ट जल्दीबाजी में गलती से निकल गया है, तो दिमाग रखना। 1524 में तो भारत आता है, अराउंड 4-5 साल पहले यूसुफ जाही से लड़ाई लड़ दिया था, ठीक है। तो बस वो फैक्ट दिमाग में आ गया और गलती से मुझसे कुछ और निकल गया, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग, ठीक। आते हैं क्वेश्चन पे। सरे पुल के युद्ध के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप लोग सही कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था, तो कर लोगे, दौलत खां। दौलत खां कौन था, पंजाब का गवर्नर था, पंजाब गवर्नर था, ओके।
बाबर सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी, बिल्कुल सही बात है। देखो इसके पहले बाबर के पहले जितने भी लोग थे, ठीक है, वो सब बाबर के मतलब वंशजों में वो मिर्जा की पदवी धारण करते थे, वो मिर्जा की पदवी धारण करते थे। बाबर क्या करेगा, ठीक है, जब वो काबुल विजय करेगा, ना काबुल पहुंच जाएगा, काबुल पे कंट्रोल कर लेगा, तो जब वो काबुल पे कंट्रोल करेगा तो वो अब मिर्जा को कबूल करना, मिर्जा टाइटल को कबूल करना बंद कर देगा। अब वो एक टाइटल रखेगा, उसका नाम है पातशाह, पातशाह की टाइटल रखेगा, ठीक है। अच्छा आगे आइए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, भैया ये भी पढ़ा दिया हूँ, यहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी, समझा दिया हूँ। बाबर में मतलब विजय का कारण क्या था, तो विजय का कारण देखो ये था कुशल, मतलब करा कि बाबर पर इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था, बाबर की वीरता, तोपखाना, इब्राहिम लोदी, देखो तोपखाना तो था ही बाबर के पास, ठीक है, बंदूकची भी बाबर का बहुत था। इब्राहिम लोदी की दुर्बलता लेकिन रीजन नहीं था, बहादुर था इब्राहिम लोदी, भाई अंपायर का शासक है। देखो बाबर की वीरता, कभी भी कोई शासक वीर नहीं होता है, शासक की नीतियां वीर होती हैं, शासक कुशल होता है, योग्य होता है। तो कुशल सेनानायक था, इसने क्या किया कि युद्ध नीति जो थी, युद्ध नीति क्या थी कि हमको तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग करना है। तो ये बताता है कि वो कुशल सेनानायक था, ये एक बेहतरीन टर्म से जो सबको अपने अंदर समाहित करता है, एक बेहतरीन मैनेजर है। आगे निम्नलिखित किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों की गोलों का प्रयोग किया गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार जब भारत में बाबर एंट्री करेगा तो तोपों के गोलों, बंदूकची, ये सब लेके एंट्री करेगा और इसी का प्रयोग करेगा तुलुगमा युद्ध नीति में। अब एक तो तोप का प्रयोग कभी इब्राहिम लोदी देखा नहीं है, और वो भी तोप एक बैग आके हमला कर रहा है और पीछे छुप जा रहा है। तो एक तो नया टेक्नोलॉजी, दूसरी नई नीति। तो भैया न क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, ना सब्जेक्ट दिमाग में आ रहा है, ना सब पता है कि विषय कौन सा है, ठीक है, और वो सचिव जी वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। वो प्रधान जी बोलते नहीं कि वो पता नहीं क्या DI लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये इब्राहिम लोदी के लिए DI था, ठीक, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना सब्जेक्ट समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आते हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। बाकी सारा फैक्ट मैं जल्दीबाजी से इसलिए खींच रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग को पता है, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट ये लिखा है कि जो बाबर का तोपची था उसका नाम था उस्ताद कुली अली, बंदूकची था उसका नाम था मुस्तफ़ा। आप चाहो तो ये फैक्ट एक इंपॉर्टेंट देख सकते हो, मुस्तफ़ा यहाँ पे नाम है बंदूकची का, और उस्ताद अली नाम है जो तोपची था उसका नाम था। इसके अलावा आपके फैक्ट की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, बाबर भारत में जब आता है तो अब उसको लगेगा कि हम हरा सकते हैं, क्योंकि यार यहाँ के लोग तो तुलुगमा नीति को जानते नहीं है, तोप है नहीं, बंदूकची है नहीं, और हमारे पास लोग मरने मारने के लिए तैयार है। अपने आप को बाबर बड़ा उदार शासक कहता है। अब बताओ बाबर ने अपनी उदारता के कारण कौन सा टाइटल लिया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की है, काफिरों को मारने का आदेश दिया है। और काफिर किसे कहते थे आपको पता ही होगा, ठीक है। तो भैया काफिरों को मारने का आदेश देने वाला खुद को उदार शासक कहते हुए अपने को एक टाइटल दिया हुआ है। आप उस टाइटल का नाम बता दो, बढ़िया लगेगा मुझे, ठीक है। ये दिमाग रखना, आप लोग उस टाइटल का नाम बताओ, जो लोग घटना चक्र पढ़ेंगे उनको पता होगा, ठीक। बाबर के युद्धों का जो क्रम है उसका एक ट्रिक है, बाबर की युद्धों के क्रम का ट्रिक है, ठीक है। पा खा चल घर, पा को कुछ लोग कहते हैं पान खा चल घर, ठीक है। पान से पानीपत, पानीपत को 1526 में लगता है। खा से खानवा 1527 में लड़ता है। चल से चंदेरी 1528 में लड़ेगा, और घर से घाघरा 1529 में लड़ेगा लगातार। अब इसमें बताओ कौन सा है। तो पानीपत तो सही, यहाँ पे देखो चंदेरी को करा 30 में, 30 में तो मर गया था, कोई था ही नहीं, ठीक है। तो भैया आंसर मिल गया ये। और ये लगातार क्वेश्चन बन के आते रहते हैं। अब कहेंगे कि पानीपत का युद्ध तो हमको पता है किसके बीच लड़ा गया, खानवा का युद्ध इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग रखना। खानवा के युद्ध में ही वो गाजी की उपाधि धारण करेगा, ठीक है। मुसलमानों के ऊपर लगने वाला जो तमगा कर है उसको समाप्त करेगा, ठीक है। जो तमगा नागा कर है वो समाप्त करेगा, जिहाद की घोषणा करेगा। ये सारी चीज़ें इसने कहाँ की है, खानवा के युद्ध में। तो जो खानवा का युद्ध था यही सबसे बड़ा युद्ध था जो कि लड़ा गया है किसके बीच में, राणा सांगा के साथ, जो कि राणा सांगा के साथ रखा गया है, ठीक है। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासकों के बीच में था। खानवा का युद्ध बाबर और अफगान शासकों में, और चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ठीक। ये हो गया आपका पानीपत, तो हम सबको पता ही है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, 27 में बाबर और राणा सांगा,
इसके साथ और इसके साथ लगातार। आइए ठीक है, यहां पे देखते हैं 1 क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित युद्धों में से किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? क्लियर अभी बताया हूं, ठीक है, खानवा का युद्ध। आगे और नेक्स्ट, बाबर ने बाबरनामा किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर अपनी स्वतः आत्मकथा लगता है, उस आत्मकथा का नाम क्या है? उस आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, ठीक है। इसमें उसने 5 मुस्लिम शासक का नाम लिखा है और 2 हिंदू शासकों का नाम लिखा हुआ है। मतलब एक हिंदू शासक का नहीं, 2 हिंदू शासक का नाम लिखा है। एक का संबंध विजयनगर से है, दूसरे का संबंध मेवाड़ से है। विजयनगर से जिसका संबंध है, ध्यान रखना है, आप उसका नाम बताओगे क्या? कृष्णदेव राय थे वो, यहां पर कहीं लिखा है, ठीक है, उनका संबंध कृष्णदेव राय से। अब देखो, एक मेवाड़ से है और दूसरे का तो नाम ही नहीं लिखा है, ठीक है। देखो 2 हिंदू राजाओं का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, विजयनगर और दूसरा मेवाड़। अब देखो करा कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक, तो राणा सांगा का संबंध पेपर में क्वेश्चन में आया भी है। राणा सांगा किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। तो राणा सांगा ने उपस्थित होकर उसकी ओर निष्ठा प्रदर्शित की थी। तो पेपर में क्वेश्चन आए कि किसने आमंत्रित किया था भारत पे आक्रमण करने के लिए? तो कभी कभी क्वेश्चन बन के भी आता है राणा सांगा ने भी आमंत्रित किया था, ठीक है। दौलत खां के साथ इनका भी सपोर्ट था बाबर के ऊपर। और यह निश्चित किया कि सम्मानित बादशाह को दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं इस ओर आगरा पर आक्रमण कर दूंगा, ठीक है, यानी बुलाया गया था राणा सांगा के द्वारा। ये इसने लिखा हुआ है, ठीक। अब दूसरा कौन है? दूसरा मैंने पहले ही बता दिया, कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय का यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन वही है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भैया बाबर के कहने पे मीर बाकी चंदना, ठीक है। मीर बाकी क्या था? सेना नायक था, उसने करा था। ये पीटी का क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1992 के बाद से चांस है कि दोबारा पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाए। तो 15 क्वेश्चन ऊपर में देखा और अभी हमने जस्ट 11 क्वेश्चन देखा, तो हमने अब तक 26 क्वेश्चन देख लिया। जो वैल्यूएशन था वो करते ही चले हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, हुमायूं और शेर शाह को देखते हैं। इसके पहले एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के पहले मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बाबर तो मतलब ठीक है साम्राज्य की स्थापना कर दिया, लेकिन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता नहीं है। उसकी बड़े बेटे का नाम था हुमायूं। हुमायूं और राजनीतिक कलेश ना हो इसके लिए बहुत बढ़िया स्टेप चलाया था। उसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में डिवाइड किया था। ये कभी भी दिमाग में रखना, हमेशा अपने दिमाग में रखना कि अपने साम्राज्य को उसने अपने भाइयों में डिवाइड किया करने वाला शासक कौन है? तो वो हुमायूं था, ठीक है, ताकि राजनीतिक कलेश ना हो। जैसे यहाँ पे देखो एक फैक्ट लिखा हुआ है, आपको बता दूं, कामरान को जो उसका भाई था कामरान, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, उसका ही भाई है कामरान, ठीक है। कामरान को काबुल का बेल्ट देता है, कहता भाई कि तुम पिन डिस्चार्ज, ठीक है। तो मैं एक बार पेन चार्ज में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और लिखने की बजाय मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। जिसको लगेगा कि नोट करना है पॉज करके लिख लेगा, फिर ठीक है उसको स्टार्ट कर लेगा। तो कामरान को काबुल दिया था, ठीक है। काबुल और कांधार 2 बेल्ट कामरान को दिया था। मिर्जा अस्करी उसका भाई था, उसको संभल वाला बेल्ट दिया था। मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवात का बेल्ट दिया था। उसका चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा था, ठीक है, उसको बदक्सा का क्षेत्र दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है कि कल को डिवाइड क्षेत्रों के बारे में हुमायूं के क्वेश्चन बोल दे, पॉज करके एक बार उसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया इस पे कि नहीं दिया है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखो हुमायूं बहुत लंबे समय तक शासन चला नहीं पाता है। इसी बीच में उसका शेर शाह सूरी से झगड़ा हो जाता है। झगड़ा मतलब गाली गलौज नहीं, युद्ध हो जाता है। शेर शाह सूरी से 2 युद्ध लड़ता है, दोनों युद्ध पराजित हो जाता है और मुगल डायनेस्टी को लग जाता है कलंक। मुगल डायनेस्टी हो जाती है ब्रेक 1539 में, पूर्णतः 1540 में, और भारत पे एक नई डायनेस्टी की नींव पड़ती है जिसका नाम होता है सूरी डायनेस्टी। नाम क्या है? शेर शाह सूरी। तो उसके नाम पे आता है एक डायनेस्टी जिसका नाम है सूरी डायनेस्टी। अब देखो हुमायूं और शेर शाह के बीच में 2 युद्ध होते हैं। पहले युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध, दूसरे युद्ध का नाम है बिलग्राम का युद्ध। पहला युद्ध होता है 1539 में, दूसरा युद्ध होता है 1540 में। शेर शाह सूरी अब तक शेर खां के नाम से जाना जाता था। इसमें दोनों युद्धों में विजय प्राप्त की, यानी शेर शाह ने दोनों युद्धों में विजय प्राप्त कर लिया था, ओके। लेकिन जो बिलग्राम का युद्ध था, यहां के बाद से हुमायूं को भागना पड़ता है, और भाग के वो क्या करेगा
कि निर्वासित जीवन व्यतीत करेगा। बेसिकली घुमक्कड़ी जीवन 15 सालों तक वो जीता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग क्या बुक्स कहती हैं ये भाग के ईरान चला जाता है, ईरान में ही जाएगा, शादी उदी करेगा और वहीं पैदा होंगे अकबर। ठीक, तो ये सारी स्टोरीज थी। अब हम लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन स्टोरी से लग जाते हैं, पता चले कि कहानी मैं नहीं कर रहा हूं। 2023 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मैं भी लगवा दूंगा आप लोग को, बहुत सिंपल। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत क्लियर, पहले यही देखो, किसी को नहीं पता हो आंसर क्या कर देगा। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो भैया ये तो पता है कि इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया था, ये तो पता है, सही बात है। गुलबदन बेगम बागबर की पुत्री थी। अभी जब हुमायूंनामा आगे हम लोग पढ़ेंगे, हुमायूंनामा लिखाता है तो अकबर के कहने पे जो बुआ हैं गुलबदन बेगम, वो क्या करती हैं, वो लिखती हैं हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम। तो बाबर की पुत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है। अब आप मान लो इन दोनों में जाके फंस गए, सर कौन सा सही था कौन सा गलत था, क्योंकि ऊपर का तो बहुत आसान था। अब देखो क्या लिखा है, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। पता नहीं थी कि नहीं थी, आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, तो आंसर तो मारना है। अगला पढ़ो, शाह तुर्कन किसकी पत्नी थी, अलाउद्दीन की, सॉरी इल्तुतमिश की। तो भैया तुर्क ए चालीसा का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने। तो टर्म्स मैच कर रहा है इल्तुतमिश से, यानी ये तो सही हो सकता है, क्रोनोलॉजी बताती सही हो सकता है। तो भैया गेस करो तो गलत क्या होगा, ये गलत होगा। अब ये ना पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, आप कितनी लोगों की पत्नी का नाम याद करोगे, और दूसरे की पत्नी का नाम ही कहाँ याद करना है, मत याद करो, छोड़ दो, आंसर सही हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा निम्नलिखित में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो अभी बताया हूं, कामरान हुमायूं का भाई था, कामरान था, और कामरान को कौन सा बिल दिया गया, ठीक है, हुमायूं कामरान को काबुल और कांधार। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि काबुल प्लस कांधार। उस्मान, अब बताओ उस्मान भाई था या नहीं था, ठीक है। आगे अस्करी, अस्करी इनके भाई का नाम था, तो हाँ अस्करी इनके भाई का नाम था, मैंने आपको बताया भी होगा। मिर्जा अस्करी था, मिर्जा अस्करी को संभल वाला बेल्ट दिया था, ठीक है, ये मेरे नोट्स में है, मैं वहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। संभल वाला बेल्ट क्या है, अस्करी को, मिर्जा अस्करी को दिया गया था। हिंदाल भी इनका भाई था जिसका नाम था मिर्जा हिंदाल। अलवर और मेवात वाला जो बेल्ट था इनको दिया गया था, अलवर मेवात वाला बेल्ट। आंसर क्या मिल गया, उस्मान। उस्मान की जगह पे इनका सुलेमान मिर्जा करके एक सौतेला भाई था, सौतेला भाई भी खुश रहे, इसके लिए कुछ बेल्ट उसको भी दिया गया था। जैसे जो बदक्सा का क्षेत्र था ये सुलेमान मिर्जा को दिया गया था, ठीक है, जो बदक्सा वाला क्षेत्र था वो सुलेमान मिर्जा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ। तो मैंने भैया आपको बताया था चौसा और बिलग्राम, चूंकि बिलग्राम वाला जो लोकेशन है वो कन्नौज में पड़ता है, कन्नौज का गांव है बिलग्राम, तो इसी के लिए इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, बिलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। तो चौसा और कन्नौज ऐसा भी आ सकता है। अब देख लो आंसर आपको मिल जाएगा शेर शाह और हुमायूं के बीच में, इसी के बाद शेर शाह को शरण देनी पड़ती, भाग देना पड़ता है, ये तो कहानी से पता चल गया। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। तो देखो शेर शाह एक पढ़ा लिखा शासक था, बिहार के शासक का पहले सूबेदार भी था, जौनपुर में इसने शिक्षा ली थी। तो भैया जौनपुर हमको पता है कि शिक्षित नगरी थी, किसके ड्यूरेशन में जौनपुर में शिक्षा और कला का प्रचार प्रसार होता है, आप कमेंट करके बता सकते हो। फिर याद करो वही सर की डायनेस्टी मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है, 3 शासक, पहला जिसने शिक्षा को प्रमोट किया और अंतिम वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें पढ़ चुके हो कमेंट कर दो, ठीक है। तो शेर शाह था। आगे क्या करा है, युद्धों को क्रम से लगाए, युद्धों को क्रम से लगाए, ये गड्ढा दे रहा है, चलो इसको लगाते हैं, इस युद्ध को भैया क्रम से लगाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड चार्ज हो गया, बीच में एक्चुअली क्लास बनाते में गलती हुई थी कि पेंसिल चार्ज करना मैं भूल गया था, ठीक है। अब देखो इसको कभी जो दोराई का या दोराह का युद्ध है, इसको कभी दोराई का युद्ध मत समझ जाना, क्योंकि दोराई का युद्ध जो हुआ था वो औरंगजेब के समय हुआ था, और दोराह का जो युद्ध हुआ है वो आपका हुआ है हुमायूं और
इब्राहिम लोदी, ज़्यादा मैं समझ रहा हूँ, हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच में, एक बार मुझे इस फैक्ट को, महमूद लोदी कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। इब्राहिम, ध्यान देना, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं और आपका महमूद लोदी के बीच में, ठीक है, एक बार, हाँ, महमूद लोदी के बीच में, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, महमूद लोदी के बीच में। अब ये कभी भी गलती ना करना भाई, कभी भी दोराई के युद्ध से इसको गलती ना करना, क्योंकि दिमाग में रखना है। देखो कई सारे, देखो जो आपका ये युद्ध है, ठीक है, दोराह का युद्ध, एक दोराह का युद्ध हुआ था जो कि महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में हुआ था। एक दोराई का युद्ध हुआ है जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ है, ठीक है, नहीं, अकबर और हेमू के बीच में नहीं हुआ है, ठीक है। एक दोराई का जो औरंगजेब के समय हुआ है, ठीक, दोराई का युद्ध, तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था। तो कभी भी दोराई और दोराह में गलती मत करना, नॉर्मली चांसेस है कि गलती हो जाए, ठीक है, जैसे मैं ही भटक जा रहा था। अब आते हम लोग, तो भैया अगर हम लोग इसको नहीं समझेंगे, दोराई का युद्ध, दोराह समझेंगे तो दिमाग में आएगा ये हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था, ठीक, और हुमायूं के द्वारा ये लड़ा गया। उसके बाद से 39 में 40 में तो भैया खुद ही निपट जाते हैं। अभी चौसा बिलग्राम जस्ट पढ़ रहे हम लोग, तो कन्नौज को तुमने पढ़ा ही, बिलग्राम कहते हैं, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। तो 4 पहले लड़ा गया होगा 1539 में, कन्नौज 1540 में, इसी को बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। तो 4 इज ग्रेटर देन 2। अब देखो यहाँ पे 4 पहले हैं, 4 बाद में है, 2 पहले है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, 4 पहले होगा क्योंकि चौसा का युद्ध पहले लड़ा गया है 1539 में, 1539 में। अब यहाँ भी 2 पहले हैं, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी 2 पहले हैं, ठीक है, एक सेकंड, कुछ तो गलती हो गया, हाँ नहीं, यहाँ पे 2 पहले नहीं है, यहाँ पे 4 पहले 2 बाद में, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ तो गलती हो गया। यहाँ देखो 2 पहले हैं, काट दो, यहाँ भी 2 पहले हैं, काट दो, तो आपका आंसर क्या बन गया, बी। कुछ नहीं पता रहे, चलो आपको चौसा बिलग्राम कुछ भी नहीं पता था, फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान देना। आप लोग एक बार हो सकता है कंफ्यूज में हो गए। देखो दोराह और दोराई के युद्ध में नहीं फंसना है। दोराह का युद्ध हुआ है हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में, दोराई का युद्ध हुआ है औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में, ठीक है। तो पहले ये कंफ्यूजन क्लियर। आपको कुछ नहीं पता होगा दोराह, सामूगढ़, कन्नौज और चौसा के बारे में, तो कन्नौज और चौसा पता होगा। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी से 1539 में लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा, और 1540 में बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था जो कि कन्नौज में पड़ता है 1540 में। तो ये क्या बताता है, पहले कौन सा युद्ध हुआ होगा, पहले चौथे नंबर वाला युद्ध हुआ होगा, फिर दूसरे नंबर वाला युद्ध हुआ होगा, यानी 4 इज ग्रेटर देन 2। ये मैं बता रहा हूं, हमेशा युद्धों का क्रम ऐसे ही लगाना, आप लोग कभी भी कोई क्रम लगाना हो ऐसे। तो यानी भैया 4 पहले होगा, 2 बाद में होगा, 4 के पहले 2 नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या देख रहे हो आप, 2 4 के पहले है, यहां क्या देख रहे हो, 2 4 के पहले है, यहां क्या देख रहे हो आप, 2 4 के पहले है। तो 3 ऑप्शंस काट दो, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, इसको सही कर दो, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, इसको आप सही कर दो तो भी आंसर आपको मिल गया, ठीक है, तो भी आंसर आपको मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित। अच्छा, जैता और कुंपा को की बहादुरी को आइडेंटिफाई किया गया है किसी एक मुगल शासक के द्वारा, और इनकी विजय को, मतलब इनकी जो दीवार है, ठीक है, दीवार के गेट, जो मुख्य गेट है, वहां पे जैता और कुंपा की मूर्ति लगाई गई है, जैता और कुंपा की। अब बताओ वो कहाँ पे लगाई गई है। तो ध्यान देना कि मालवा, मेवाड़, बुंदेलखंड और मारवाड़, ठीक है। हुआ क्या था कि मारवाड़ के साथ लड़ाई लड़ने पहुंच गया था शेरशाह सूरी। इसको लगता था कि भाई कि हम जीत लेते हैं मारवाड़ को, लेकिन मारवाड़ लड़ाई लड़ने गया तो इसकी औकात पता चल गई। उसको लगा भाई अपने से बड़ा भी कोई शेर है, मतलब होता ना कि ऊँट आया पहाड़ के नीचे, तो अब पता चला कि भाई की ऊंचाई है, केवल मेरी ऊंचाई नहीं है, औरों की भी ऊंचाई है। तो मारवाड़ का युद्ध था। मारवाड़ का युद्ध शेरशाह सूरी जस्ट हारते हारते बचा था, हार ही गया था। और ये कहता भी है कि एक मुट्ठी बाजरे की कीमत में मैं पूरा साम्राज्य खोने वाला था, मतलब मारवाड़ जीतने के चक्कर में दिल्ली से हाथ धो बैठने वाला था, ठीक है। ये स्टेटमेंट मारवाड़ के ही ड्यूरेशन में दिया गया है, मारवाड़ के लिए दिया गया है। तो जैता और कुंपा का संबंध मारवाड़ से था। इतनी बहादुरी से लड़े थे कि इनको स्लोगन देना पड़ जाता है, होता ना कि
ठीक है, ये देखो, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना पूरा साम्राज्य खो देता। शेर शाह को कहां दफनाया गया? अब देखो, इतिहास में कई सारे लोग बहुत उत्सुक हो जाते हैं, ठीक है, विजय से, ठीक है। अब देखो, शेर शाह ने कालिंजर का विजय कर लिया था, दिमाग कि कालिंजर अभियान जीत लिया था। कालिंजर है कहां पे? उत्तर प्रदेश की कहां पे? आप कमेंट बॉक्स में बता दो। क्या करता है, जब कालिंजर का दुर्ग तोड़ता है तो एग्रेसिवली आगे सीना तान की खड़ा जाएगा, बोलेगा तोड़ दो तोपचियों को, तोड़। तो तोपची गोला दागता है, कालिंजर के किले से टकराता है गोला और आके इनके सीने पे ही गिर जाता है। शेर शाह तो निपट गए। जीता हुआ कालिंजर की लड़ाई हार बैठते हैं शेर शाह सूरी। हार नहीं बैठते हैं, जीत जाते, खुद को हार बैठते हैं। जीतने का क्या फायदा, ठीक है। तो बहादुरी में आगे बार बार खड़ा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो शेर शाह सूरी की ये बताती है मौत कि भैया जब तक अंतिम विजय ना मिल जाए तो बहुत ज़्यादा नौटंकी नहीं करना चाहिए। गांव पे एक बहुत गंदी स्टेटमेंट बोला जाता है, एज अ टीचर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा, ठीक है। और चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा कराया गया था? ठीक है, दिल्ली का जो पुराना किला है उसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अभी हम लोग हुमायूं और शेरशाह पढ़ रहे हैं, हुमायूं निपट गए हैं तो शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था, ठीक है। तो दिल्ली के पुराने किलों की भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। यहाँ किला ए कोना मस्जिद हो, शेर मंडल हो, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाए गए हैं। खासतौर पर किला ए कोना मंदिर की एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आइए अगर है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर एक मस्जिद है, किला ए कोना, ध्यान देना है। इसका निर्माण किसने कराया? तो ऊपर ही पूछा हुआ है, ठीक है। आप जब वहाँ जाओगे मतलब दिल्ली में, तो दीन पनाह नगर के बीच में क्या है, इसकी निर्माण कराई गई है, मतलब दिल्ली के पुराने किले, वहीं पे आपको किला ए कोना मस्जिद देखने को मिलता है, ठीक है। शेर मंडप हो, ये सब वहीं देखने को मिलता है। आइए कह रहा है कि शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण, जिनकी क्वालिटीज़ हैं, युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। अब देखो, शेरशाह सूरी के बारे में मैं आपको अगर बता दूं तो शेरशाह सूरी के डिसीजंस को अकबर ने फॉलो किया है। शेरशाह सूरी के चलाई गई करेंसीज को अंग्रेजों का दौर आने तक चलाया गया है। तो भाई था तो प्रशासक। अकबर के ड्यूरेशन की कई सारे प्रशासनिक डिसीजंस शेरशाह सूरी के पैटर्न बेस्ड हैं, यानी शेरशाह सूरी से सीखा है अकबर ने। तो भाई प्रशासक तो बढ़िया था, और अगर इतने लंबे समय तक चल रहा है तो क्वालिटीज़ उसके, ऐसा नहीं कि मतलब वो जीत से नहीं जाना जाता है। मतलब जैसे और नेपोलियन के बारे में क्या कहता है, नेपोलियन खुद कहता है कि भाई मैं तो तलवार के दम पे आया हूँ, तलवार ही मेरी पहचान है। लेकिन केवल तलवार शेरशाह सूरी की पहचान नहीं है, ठीक है। शेरशाह सूरी की पहचान केवल तलवार रहती तो मारवाड़ के बारे में ये नहीं कहता कि मुट्ठी भर बाजरे की कीमत पे मैं पूरा साम्राज्य लुटा देता। ये स्टेटमेंट क्यों स्वीकारता वो तो बहादुर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, जो सेकेंड स्टेटमेंट है, वो गलत लिखा है, पहला स्टेटमेंट सही लिखा है, क्योंकि अकबर के द्वारा एक्सेप्ट करने का मतलब है कि शानदार प्रशासक तो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे देखो, उसी चीज को जो मैंने आपको समझाया ना, उसी चीज को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि इसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी, तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। शुद्ध चांदी का रुपया जो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था, कितने ग्रेन का था? 178 ग्रेन का था। तांबे का दाम 389 ग्रेन का था। तो चांदी का रुपया और तांबे का दाम, ये पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया, इतनी की थी, ठीक है। ये लंबे समय तक फैली रही, ठीक है, ठीक है। सैन्य सुधार इसने किया, जैसे घोड़ों को दागने की प्रथा जो थी, ताकि घोड़ों की काउंटिंग बढ़िया तरीके से हो जाए, कोई भी जो सेनापति है वो रिपीटेड घोड़ा ना दिखा पाए, तो घोड़े की दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक रिफॉर्म में स्टार्ट किया था। शेरशाह सूरी ने उसको एक्सेप्ट किया है। बाकी आगे चल के भी रेवेन्यू रिफॉर्म, खासतौर पर आप देखोगे राजस्व सुधार है, उसको अकबर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है शेरशाह सूरी, मतलब शेरशाह के, ठीक। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
कृषकों को सहायता के लिए किस मध्ययुगीन शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था स्टार्ट की? पढ़ा लिखा शासक कौन है? शेरशाह सूरी है। उसको पता है कि अगर मैं अग्रिम कुछ रुपए दे दूंगा किसानों को तो उनको इन्वेस्टमेंट करने की ताकत आ जाएगी, तो बढ़िया प्रोडक्शन होगा। तो पट्टे और कबूलियत की व्यवस्था कि शेरशाह ने स्टार्ट की थी। कृषकों को मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था स्टार्ट की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिससे स्पष्ट होता था कि उन्हें वर्ष में कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इसको स्वीकार करते थे। ठीक है, तो शेरशाह पढ़ा लिखा शासक था यार, ये सब काम वही करेगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे का दाम और चांदी का रुपया जो चला गया था, इनमें रेशियो कितना था? इल्तुतमिश वाले का कितना रेशियो बताओ, पढ़ चुके हम लोग। इल्तुतमिश चलो इसका तो 64.1 है। ठीक है, तांबे और चांदी का इसके में 64:1 है। इल्तुतमिश वाला आप लोग बताओ, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसको। अब यहां से आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, शेरशाह सूरी। अब तक 12 क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने देखा, तो लगभग हमने 48 क्वेश्चन की कड़ी में आज देख लिया है। ठीक है, ये मैंने कहीं काउंट किया था ना। ठीक है, नहीं 48 नहीं, 38 क्वेश्चन की कड़ी में ना। 38 क्वेश्चन ही देखा है, बट ज़्यादा ही मतलब अच्छे से देखा है। ठीक, 38 क्वेश्चन आज हमने देखा है, यानी 40 क्वेश्चन। वैसे जितना इनका लिखा हुआ है फैक्ट, उस हिसाब से हमने ज़्यादा वैल्यूडेशन किया है। ठीक है, तो 55 मिनट की क्लासेस ऑलरेडी हो गई हैं। कल से हम लोग अकबर स्टार्ट करेंगे। ठीक, अकबर कंप्लीट करेंगे। अब देखो मेडुअल हिस्ट्री आपकी बहुत बची नहीं है। मेडुअल हिस्ट्री आपको बता दूं कहाँ कंप्लीट हो जा रही है आपकी। अब चूंकि मेडुअल हिस्ट्री में मराठा मुगल साम्राज्य का पतन ये सब शामिल किया गया, मतलब एग्जैक्ट अगर इनके हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो 116 नंबर पेज से स्टार्ट है। आप लोग बड़ी वाली घटना चक्र साथ में करते चलो। ठीक, अभी हम लोग करेंट में कहाँ पे हैं? ठीक है, लगभग 94 नंबर पेज तक, यानी 12 पेज और है। आपकी मेडुअल हिस्ट्री भी पूरी तरीके से इस बुक के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगी। तो आप जो बड़ी वाली घटना चक्र अगर आप में से कोई पढ़ रहा होगा तो 850, 700, 750, 750, 800 पढ़ने के घटना चक्र है, आपकी लगभग 350 पेज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास 500 पेज का मॉडर्न हिस्ट्री बचा है, वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।